तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी स्टूडेंट टॉक की वीडियो में, जहां पे हम आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेरीज, प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टूडेंट की क्वेरी को सुन रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ तो जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इस तरीके से समझ में नहीं आता जैसे आपकी वीडियो में आता है, और जब भी कोई टीचर भी हमें पढ़ाते हैं तो उस समय भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। अगर आ जाता है तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग बरकरार नहीं रख पाते, मतलब वो चीज़ जो है वो हमें पकड़े नहीं रहती है, राइट। तो हम क्या करें ऐसा कि कॉन्सेप्ट हमारे साथ चलता रहे, हमेशा हमें समझ में आता रहे। तो अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम लोग जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सीधे सीधे बुक में से समझ में नहीं आता, और अगर मान लो समझ में भी आ जाए तो वो बहुत देर तक हमें याद नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं या फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब मैंने 10th क्लास पास की थी तो मैंने ये सोचा था कि 10th क्लास के बाद जो मुझे छुट्टियां मिलेंगी, जो मुझे वैकेशंस मिलेंगी, उसके अंदर मैं एज ए इंटर्न एक मेडिकल शॉप, एक केमिस्ट शॉप में जाके काम करूंगा, जिसकी मदद से मुझे थोड़ी सी मेडिकल की नॉलेज हो जाए, थोड़ी सी मेडिसिन की नॉलेज हो जाए, राइट। तो मैंने अपने फादर के एक फ्रेंड की केमिस्ट शॉप थी, वहाँ पर मैंने एज ए इंटर्न काम किया। अब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी दवाएं पड़ी हुई थी, राइट। और जितने भी केमिस्ट थे वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही दवाइयाँ यूँ निकाल लेते थे। अब वहाँ इतने सारे डब्बे थे, डब्बों के ऊपर कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए थे और कुछ मेडिसिन ऐसे खुलने में भी पड़ी हुई थी। तो मैं बार बार यही सोचता था कि इन लोगों को इतनी सारी मेडिसिन के नाम याद कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे पढ़ने जाओगे तो इतने सारे नाम हैं मेडिसिन के कि आपको याद नहीं रह सकते। कोई 150, कोई 450, कोई ये कोई वो। तो इस तरीके से इनको सिंपल रूप से तो याद रखना नामुमकिन है। एक हफ्ते तक परेशान होने के बाद फाइनली मैंने एक केमिस्ट से पूछ लिया कि भैया आपको यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया। तो उसने मुझसे कहा कि 2 महीने। तो मैंने कहा कि आप इससे पहले भी कहीं काम करते थे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बार कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि 2 महीने के अंदर ये आदमी यहाँ पे मास्टर हो गया है और मुझे 1 हफ्ता होने को आया है, और मुझे अगर कोई सर के दर्द की दवाई भी लाने के लिए बोले तो मैं नहीं ला पाऊँगा। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ कि इतनी सारी मेडिसिन के नाम आपने याद कैसे किए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे स्पेसिफिकली तो एक भी मेडिसिन का नाम याद नहीं है। अब मैं सोचने लग गया कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देख लंच में मिलना, मैं तेरे को बताता हूँ। तो जब लंच हुआ तब उन्होंने मुझे ये बताया कि देख यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि इस मेडिकल शॉप में जितने भी लोग आते हैं दवाई लेने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपनी बीपी की दवाई लेने आते हैं, कोई शुगर की लेने आता है, कोई वायरल, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आसपास 3 या 4 डॉक्टर के क्लिनिक हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो डॉक्टर है ये बेसिकली कुछ एक स्पेसिफिक दवाई की कंपनियों की दवाइयाँ ही जो है रेकमेंड करते हैं, लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो जो दवाइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्कल में घूमती रहती हैं, यानी कि अगर 10 में से 9 ग्राहक ऐसे होंगे, 9 ऐसे मरीज़ होंगे जो कि सेम दवाइयाँ लेके जाएंगे, तो एक तरीके से किसी पैटर्न की तरह घूमता रहता है और हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, राइट। जैसे कि मान ले कि अगर कोई बड़ा दूर कोई बड़ा हॉस्पिटल है और उसका किसी ने प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया, तो एक बात तुम नोट करके देखना कि उस प्रिस्क्रिप्शन की सारी दवाइयाँ कभी भी इस दुकान पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि 1 या 2 दवाई ऐसी ज़रूर होगी जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में उस मेडिसिन के सॉल्ट की दूसरे कंपनी की कोई दूसरी दवाई हम लोग दे देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सॉल्ट क्या होता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक दवाई उन्होंने उठाई, उस दवाई के नाम के ऊपर सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए थे। अब इन सॉल्ट से क्या होता है, दूसरी दवाइयाँ भी बनती है। जैसे कि सर के दर्द के लिए कोई एक मेडिसिन नहीं होती है, बहुत सारी गोलियाँ हो सकती है, बहुत सारी मेडिसिन हो सकती है। उन सब के अंदर बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन चूंकि ये दवाइयाँ अलग अलग कंपनियों ने बनाई है तो इनके दाम अलग अलग होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सॉल्ट पे फोकस करके दवाइयाँ बेचते हैं। हम लोग कहते हैं कि इस सॉल्ट की ये दवाई भी है तो सॉल्ट के हिसाब से नई दवाई ऐड कर दी जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग मेन चीज़ से बाकी चीज़ें कवर करते हो। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बाकी कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। तो हमारी स्टडी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है। वहाँ पर भी आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप आगे जाने की कोशिश करते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड जो होती है आप पोटेंशियल पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, राइट। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल लाइन में आगे बढ़ती है। अब देखिए होता ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी में या फिर किसी बुक के अंदर कोई चीज़ तोड़ दी जाए,
ठीक है। मान लो कि एक कॉन्सेप्ट दिया होना चाहिए लेकिन उसे आगे दे दिया, फिर वो पीछे दे दिया, ठीक है। ये काम आपका होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को कैसे मिलाओगे। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि इसको आप सिलेबस ना समझ के पूरा डेलिब्रेटेडली अच्छी तरीके से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को खुले दिमाग से जागृत अवस्था से आपको पढ़ना है और फिर सभी को मैच करना है, ठीक है। अब कोई ढंग से फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ लिया और जादू हो गया, ठीक है। अब देखिए रही बात एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट की बुक के अंदर, तो देखिए एनसीईआरटी, मेनली एनसीईआरटी जैसी किताबें जो होती हैं वो एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे देती नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक राइटर की किताब पढ़ोगे तो वो अपने पॉइंट को समझाने के लिए आपको 10 एग्जाम्पल दे देंगे, तो उनकी किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। एनसीईआरटी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन दे देती है, उसके हिसाब से आप अपनी एक्सप्लेनेशन बना लो। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है कि आप सिर्फ एक राइटर के हिसाब से नहीं चल सकते। आप कभी देखना कि एनसीईआरटी से पहले बहुत सारे राइटर्स का नाम आता है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि हम किसी एक को तवज्जो नहीं दे सकते। एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन दे दो, उसके बाद कोई भी स्कूल टीचर अपने हिसाब से उसे समझाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना है, तो टाइम देके डेलिब्रेटेडली एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी हम 12th क्लास में हैं, अभी हम क्या करें। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि जिस समय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय जो सितंबर का आधा महीना है वो निकल चुका है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। और अब आपके पास मुश्किल से 4-5 महीने बचते हैं, 6 महीने बचते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस सिचुएशन में मेरा मानना ये है कि आप लगातार रिवीजन को तवज्जो दीजिए। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका रिवीजन कीजिए, कम कम टाइम पीरियड में ही कीजिए। लेकिन इससे क्या होगा, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई भी चीज़ अगर आपकी नज़र से बाहर चली गई तो वो आपके दिमाग से बाहर चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके नज़र के अंदर है तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्सेप्ट जो है टच कर जाएगा, राइट। अगर आप लगातार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन होगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा आपका ये चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स तो है ही। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्वेरी का जो है जवाब मिला होगा कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पकड़ा जाता है। अगर इसके बाद भी और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।